गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था पहलवान की ढोलक। आज हम पद्य की बजाय वापस पहले अपना एक चैप्टर गद्य का ले रहे हैं। इसका नाम है नमक, जिसके लेखक हैं रजिया सज्जाद जहीर। इनका जन्म 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। नमक कहानी आपने एक बार पहले भी पढ़ी है। 11th में आपके फर्स्ट चैप्टर था नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। यहाँ केवल है नमक। ये जो कहानी है ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान विभाजित होने के बाद कहा गया कि जिसे जिधर जाना है वो उधर चला जाए। तो जिन्हें जहाँ रहना था, जैसे यदि किसी को लगता था भारत में रहने वाले को कि नहीं मुझे उधर पाकिस्तान जाना है, मेरे सब मिलने वाले परिवारजन वहाँ हैं, तो वो वहाँ चले गए। और पाकिस्तान में रहने वाले यदि कोई उन्हें लगता था कि नहीं हमें भारत जाना है, तो वो भारत आ गए। इसके बाद जो जहाँ था वो वहाँ रह गए। दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान में कस्टम बना दिए गए। आज भी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आया जाया जा सकता है। उसके लिए कुछ निर्धारित प्रक्रियाएं होती हैं, कस्टम में चेकिंग होती है। तो ये जो हमारी कहानी है ये बताती है कि इस कहानी की एक प्रमुख पात्र है सफिया। सफिया का जो मायका होता है, पीहर, वो होता है पाकिस्तान में। वो ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद वो अपने घर जाने वाली होती है, अपने भाई बहनों से, अपनी अम्मी अब्बू से, इन सबसे मिलने के लिए वो पाकिस्तान जाने वाली होती है। तो उनके पड़ोस में रहने वाली एक सिख बीबी को पता चलता है कि सफिया पाकिस्तान जा रही है। तो वो कहती है कि मेरा वतन भी पाकिस्तान है, हम लोग विभाजन के बाद यहाँ आ गए, तो लाहौर से कुछ नमक ले आना। जैसा कि आपको पता है नमक के व्यापार पर प्रतिबंध था, तो नमक लाना और कस्टम की चेकिंग से गुजरना उनके लिए कुछ कठिन हो गया। लेकिन वो फिर भी वहाँ से नमक लाई। उन्होंने इधर की कस्टम, पाकिस्तान की कस्टम में भी उसकी चेकिंग करवाई और भारत की कस्टम में भी उसकी चेकिंग करवाई। लेकिन दोनों मुल्कों ने प्रेम का सम्मान रखा कि किसका वतन कहाँ है ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि धरती पर रेखाएं खींची जा सकती है लेकिन प्रकृति में नहीं, दिलों में नहीं। आज भी किसका वतन कहाँ है, किसका जुड़ाव किससे है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें कुछ और पात्र भी आएंगे, कुछ ढाका के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो सभी इस बात को प्रकाश में लाएंगे, इस बात पर जिक्र छेड़ेंगे कि हम वहाँ रहा करते थे, हम वहाँ रहा करते थे। मतलब किस प्रकार किसका वतन कहाँ है, प्रेम ने वो सब बुला दिया। तो पढ़ते हैं इसकी पंक्तियों को। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिल की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। किसी घर में कीर्तन हो रहा था, उस कीर्तन में पड़ोसी होने के नाते सफिया भी गई। सफिया जब वहाँ गई तो उसने वहाँ एक सिख बीबी को देखा। सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो बार बार सफिया उनको देखे जा रही थी। तो वो जो सिख बीबी थी
वो जो सिख बीवी थी उन्होंने भी अपनी बहू से पूछा कि भाई ये स्त्री कौन है, लगातार मुझे देख रही है, मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या बात है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। सिख बीवी को अपनी बहू से पता चला कि ये जो सफिया हैं ये कल सुबह ही अपने पीहर, अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जा रही हैं। और सिख बीवी जो थी वो भी लाहौर की थी, तो वे उठकर आई उसके पास और उन्होंने बताया कि उनका लाहौर कितना खूबसूरत शहर है, बहुत वहाँ के लोग बड़े जिंदा दिल होते हैं, बहुत ही उम्दा खाने और अच्छे कपड़ों के शौकीन होते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। कौन बातें करती रही? सिख बीबी और सफिया। सफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको यहाँ आए तो बहुत साल हो गए होंगे। सफिया ने सिख बीबी से पूछा कि आपको यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के समय ये लोग भारत में आ गए, आज यहाँ इनका सब कुछ है, लेकिन लाहौर याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियां आंचल में समा जाते, बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती, सफदा लाहौर। यानी सिख बीवी और सफिया बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, पर घूम फिर कर फिर बात वही आ जाती, सफदा लाहौर, यानी अपना लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? हो तो हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सकती हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। भाई अगर तुम मेरे लिए वहाँ से ला सकती हो कुछ, तो लाहौर का नमक ले आना। जैसे किसी को अपने देश की मिट्टी से लगाव होता है, किसी को वहाँ की चीज़ों से लगाव होता है, तो इसी प्रकार इन्हें भी लगा कि अगर जा ही रही हो और ला सकती हो तो मेरे लिए लाहौर का नमक ले आना। 15 दिन यूं गुजरे की पता ही नहीं चला। अब ये घटना हो गई, उधर सफिया पाकिस्तान चली गई, अपने पीहर में चली गई, वहाँ रहते हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन यूं गुजरे की पता ही नहीं चला। सफिया को पाकिस्तान में 15 दिन गुजर गए। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। दोस्तों अजीजों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्या कर लेकर जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। यानी सफिया को पाकिस्तान में रहते हुए 15 दिन बीत गए थे। वहाँ पर वो रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाती, कोई उनसे मिलने आता, कभी किसी के यहाँ दावत हो रही है, कभी किसी के यहाँ दावत हो रही है, सबने इतने सारे उपहार दिए, मतलब इस प्रेम मोहब्बत में पता ही नहीं चला कि 15 दिन कब बीत गए। अब सारा सामान पैक करना था कि इन सबको लेकर वापस भारत भी चलना है, तो सबसे बड़ी समस्या हुई बादामी कागज की वो पुड़िया जिसमें नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी,
क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? सफिया का जो भाई था वो पुलिस अधिकारी था। उसने सोचा भाई से पूछ लूं कि नमक मैं ले जा सकती हूँ ना। तो उसने अपने भाई से पूछा। वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और आप नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। उनके भाई ने, सफिया के भाई ने उनसे कहा कि अरे नमक तो नहीं ले जा सकते, ये तो गैर कानूनी है। और नमक क्यों ले जाएंगी? भारत में यानी आपके हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक है, तो यहाँ से नमक ले जाकर क्या करूँगी? वह झुंझुना गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वो जो सिख बीबी थी वो उसे अपनी माँ की तरह दिखाई देती थी, तो उसे लगा कि भाई से पूछ लूँ। फिर जब उसने कहा आपके हिस्से में ज़्यादा आया है, तो कहा मैं हिस्से की बात नहीं कर रही, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने, सिख बीबी ने यही मंगवाया है और मुझे लेकर जाना है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। भाई कंफ्यूज हो गया कि अरे माँ तो पहले ही मर चुकी, वो तो हमारे साथ पाकिस्तान में ही रहती थी, तो वहाँ कौन सी माँ आ गई और कौन सी माँ ने मंगवाया है? जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। तो भाई उनको समझाते हुए बोला कि बाजी यानी बड़ी दीदी, कि दीदी देखो, आप अगर इस तरह का सामान लेकर जाएंगी और उन्हें किसी प्रकार का संदेह हुआ तो आपके एक एक सामान को वहीं पर बिखेर के रख देंगे कस्टम वाले, क्योंकि ये तो कानून है। बोलते बोलते वो रुक गया। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मुरव्वत, मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं। अब उन सफिया का जो भाई था वो उन्हें कानून सिखा रहा था कि ये कानून के खिलाफ है। तो वह बोली, क्या कानून ही कुछ होता है? प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता? मैं ये सब जता के दिखा के लेकर जाऊंगी और कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, वो मेरी बात को समझेंगे। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अपनी बाजी की, अपनी दीदी की बात पर भाई बोला कि सही बात है, वो इंसान तो होते हैं, मतलब मशीन तो नहीं होते, लेकिन वो शायर भी नहीं होते कि आपके इश्क, प्यार, मोहब्बत, इसके अंदाज को वो समझ पाएंगे। अरे बाबा, तो मैं क्या कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे कौन बात करे? अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा घूमा हुआ रहता है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती ही कितना है। तो उनके भाई ने उन्हें समझाया कि भाई आप हमारे लिए बड़ी हैं, हम आपका अदब करते हैं, अदब यानी सम्मान, लिहाज करते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, तो आप हमारी बात समझेंगी नहीं, लेकिन कानून के खिलाफ आप जा नहीं पाएंगी और ये नमक वगैरह आप नहीं ले जा पाएंगी।